वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात तो कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर इस जंग के ईरान जो जंग है इस वक्त उसके क्या असरात हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब के मौजूदगी का फ़ायदा उठाते। ब्रिगेडियर साहब, ये जो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ है वो हमने शुरू कर रखा है। एक तो जो इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान वो तमाम जो अहदाफ हैं वो हासिल भी कर रहा है। अफ़गानिस्तान की तरफ से थोड़ी सी बात, कहीं मुज़ाकरात की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने इवन चीन को इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान कौन से अहदाफ हैं जो हासिल करना चाहता है? अगरचे कि हुकूमत कह रही है कि जब तक वो खुद कार्रवाई ना करें टीटीपी के खिलाफ, अब टीटीपी के खिलाफ वो कार्रवाई कर ही नहीं सकते नजरियाती बुनियाद पे, तो हम कहां तक जाएंगे? पाकिस्तान क्या अहदाफ हासिल करेगा और कहां जाके रुकेगा? देखें, ये जो वो है, हमने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया है। हम सिर्फ पहले जो मुज़ाकरात में हमें डाला गया था, किसी ने गारंटी नहीं दी थी और हमें मुज़ाकरात में डाल के और हमारा वक्त ज़ाय किया। पहले इधर कतर में किया, फिर जाके इस्तांबुल में किया जाके। जी। तो पाकिस्तान सिर्फ ये कि चाहता है कि हमें गारंटी मिल जाए। आप जो ममालिक भी इसमें आना चाहते हैं और ये मसले को हल करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले गारंटी लेके आए कि जी ये अपनी पॉलिसी जो इनके टीटीपी के हवाले से है उसमें रद्द बदल करें। अगर वो नहीं करते हैं तो वो चीन की बात वो नहीं मान रहे हैं। पाकिस्तान तो चीन की बात मान रहा है। वो कहते हैं कि जी आप गारंटी दे दें तो हम इसको रोक लेते हैं, जंगबंदी कर लेते हैं। लेकिन आज गारंटी तो नहीं आ रही, आज क्योंकि वजारत खारजा की तरफ से जो बात कही गई वो यही थी कि चीन ने यकीनन कहा है, मीडिएशन की कोशिश की है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस तरह हम मीडिएशन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि ये वो कार्रवाई ना करें टीटीपी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपनी सरहदों को खुद महफूज बनाने वाला जो मामला है, जब तक ये उस लेवल पर, उस सतह पर नहीं जाते, जो कि मेरी राय में टीटीए जो है वो इसलिए नहीं जा सकती कि वो बेसिकली नजरियाती तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो या दीगर जो वहां पर दहशतगर्द तंजीमें इकट्ठी हो चुकी हुई हैं दर्जनों, वो सारे के सारे जो हैं वो जो उनका जो जिसे कह लीजिए कि कोर जो मकसद है वो एक ही है, और वो उस मकसद से हटेंगे तो उनके अंदर भी रिवोल्ट हो जाएगा। वो टीटीपी भी टीटीए के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, या वह दहशतगर्द ग्रुप जो है वो इस वक्त अफगान तालिबान के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, और उससे अफगान तालिबान की अपनी हुकूमत जो है वो डावाडोल हो सकती है। ऐसी बात नहीं है। ये जो उनकी है ये डेलिबरेट पॉलिसी है कि वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें नेशनलिस्टिक भी उनका एक एम है, जो उनके इरिडेंटिस क्लेम्स हैं पख्तूनख्वा के ऊपर और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों के ऊपर। तो इसके वो दो हैं। पाकिस्तान ने जो है ये जो ऑपरेशन है इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एक तो ये है कि वो इस पॉलिसी को जो उन्होंने इख्तियार की है टीटीपी को सपोर्ट करने के लिए, उसको आप पेनफुल बना दें ताकि वो अपनी पॉलिसी के चेंज करने पे मजबूर हो जाएं। जब तक ये पेनफुल नहीं होगा वो इसके वो चेंज नहीं करेंगे। उसके अंदर भी और बात यह है कि जब आप इसको इस किस्म के ऑपरेशन करेंगे तो तालिबान की जो हायरार्की है उसके अंदर जो है प्रेशर्स बिल्ट अप होंगे उन हार्ड लाइनर्स के ऊपर जो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो अफगान हुकूमत मौजूदा है, इससे पहले भी हुकूमतें थी, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है किसी लिहाज से कि जब अगर हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर का 2 शुरू करता है तो अफगानिस्तान को वो ऑन बोर्ड ले सकता है और हमारे लिए 2 फ्रंट सिनारियो क्रिएट कर सकता है। तो पाकिस्तान उससे पहले के हिंदुस्तान ऑपरेशन 2 सिंदूर जो है वो शुरू करे तो उसके पहले अफगानिस्तान में जो उनकी जो भी कुव्वत है उसको डिग्रेड किया जाए, उसके जो इक्विपमेंट है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसके जो उनके हेडक्वार्टर्स आपको नहीं लगता ब्रिगेडियर साहब कि ये एक तरह से ये ऑपरेशन 2 सिंदूर शुरू किया हुआ है उन्होंने, मतलब प्रॉक्सी के जरिए हम पे वो जो है हमलावर तो भारत है, मतलब इंटेंशंस तो तब्दील हो सकते हैं उसमें किसी वक्त भी, लेकिन कैपेबिलिटी लाने में टाइम लगता है। तो चाहे इंटेंशन का हो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करें, लेकिन अगर कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर दिया गया है तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान जो है वो मगरबी सरहद के ऊपर इतना बड़ा मसला नहीं होगा अगर हिंदुस्तान दूसरी साइड से शरारत करता है। ठीक है। साहब, मैं शाहिद मसूद साहब, बैरिस्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो इस वक्त अब बड़े वाज़े अल्फाज में कह रही है 2 ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि या तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए, क्योंकि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कल रात तक $106 तक चली गई हुई थी, बढ़ रही हैं, वो कम नहीं हो रही क्योंकि अब नाए हमस खुल नहीं रही। अगरचे कि पाकिस्तान को सप्लाई मिल रही है, सप्लाई का मामला इतना नहीं है जितना प्राइसेस का मामला है,
तो या तो ये है कि हम राशनिंग करें, गवर्नमेंट जो शायद मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल सा काम है, दीगर ममालिक ने किया है। क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास कि वो राशनिंग बेटर चॉइस है या प्राइसेस बढ़ाना? क्योंकि मेरे नज़दीक तो प्राइसेस बढ़ना, पहले ही प्राइसेस जहां जा चुकी हैं, वो तो मेरे और आप जैसे आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ही उसकी इस्तात से कहीं दूर हैं, बाहर हैं। जी निशात साहब, गुजारिश ये है, देखें अच्छे हालात के अंदर हर कोई परफॉर्म कर लेता है, बुरी से बुरी हुकूमत भी परफॉर्म कर जाती है, लेकिन बुरे हालात के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देना ये हुकूमत के विजन के ऊपर, ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको लेकर निकलती है। आपने 2019 का कोविड भी देखा था और पूरी दुनिया ने उस हुकूमत को जो इमरान खान की थी उसको अप्रिशिएट भी किया था। अब देखें हुआ क्या, एक दिन आपका मतलब ये ईरान वॉर स्टार्ट होती है और ये अभी 2-3 दिन का मामला है और हमें हमारी हुकूमत ये बता रही है कि जी हमारे पास 30 दिन के रिजर्व्स मौजूद हैं, सप्लाई चेन के अंदर कहीं कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कौम को बिल्कुल इसके अंदर मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं, हमने कमेटी बना दी है, कमेटी प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर जा रही है। और फिर एक रात 11 बजे आउट ऑफ द ब्लू पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब आते हैं और वो आते साथ 55 रुपए का जो है वो बॉम्ब गिरा देते हैं और उस दिन वो कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल बड़ा ज़रूरी हो गया था क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस $120 पे चली गई और हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि ये 120 से जैसे नीचे आएंगी हम डे टू डे मॉनिटर करके इनको नीचे लेकर आएंगे। तो उसके बाद तो अब 6 दिन तक या 7 दिन तक तो ये पेट्रोल प्राइसेस $88 पे रही। क्या ये 55 रुपए की प्राइस नीचे आई? क्या ये जो पेट्रोलियम लेवी थी ये 20 रुपए बढ़ाई नहीं गई? क्या जब आपने देखा था क्या सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट की वर्किंग, वैसे बैरिस्टर साहब गवर्नमेंट की वर्किंग जो थी, गवर्नमेंट की जो वर्किंग थी वो तकरीबन $85 के ऊपर ही तकरीबन उन्होंने 55 रुपए बढ़ाए थे। यानी जो हमारे तक इतलात हैं, जो वर्किंग की गई थी वो $85 के ऊपर की गई थी। वो मेरा भी ये ख्याल था कि वो 120 पे की गई, 120 पे नहीं की गई, वो 85 के करीब की गई थी और तकरीबन इतना ही हमें जो है इस वक्त भी कॉस्ट कर रहा है। ये सर ये आपको याद होगा कि जब जंग के पहले 3 या 4 दिन थे उसके बाद एकदम ये प्राइस हाइक आई थी जो 84-85 से एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसके 2 दिन बाद जो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उन्होंने कहा जी कि हम ये जो 400 मिलियन बैरल जो है प्राइसेस नीचे लेकर आएंगे, हम अपने रिजर्व्स जो हैं वो दे देंगे और उसके साथ ही प्राइस दोबारा फिर $80 पे आ गई। लेकिन मामला ये था सर कि आप इसके अंदर अगर हालात थे, तंग हालात थे, आपने कहा जी वर्क फ्रॉम होम करें, तो मुझे बताएं जो मजदूर जो बेचारा 12 करोड़ अवाम इस वक्त आपके अपने स्टैटिस्टिक्स हैं कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 50% मजदूर पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता, वो वर्क फ्रॉम होम से क्या करे? वो तो सुबह उठ के जाता है बेचारा मजदूरी करके, रात की रोटी उसको पता नहीं बच्चों को मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्राइसेस पहले से ज्यादा, आपकी ट्रांसपोर्ट की प्राइस और ज्यादा बढ़ गई है 55 रुपए से, आपकी इकोनॉमी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का, आपने कहा हम आलू की प्राइस को जो है देंगे, सपोर्ट प्राइस देंगे, हम किसान को बेहतर करेंगे, हम उसको जो है यहाँ पे उसका एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, आपने वो कुछ तो ना किया, लेकिन आपने 55 रुपए का किसान को और टीका लगा दिया कि अगली फसल अगर तूने लगानी है तो उसके लिए 55 रुपए डीजल और महंगा लो। तो सर ये हो सकता था सब कुछ। आपको याद होगा जो मैं पहले बात कर रहा था 2019 कोविड के अंदर पेट्रोलियम लेवी 0 पे थी क्योंकि अवाम को रिलीफ देना था, सेल्स टैक्स 0 पे था, आज पेट्रोलियम लेवी 120 रुपए के ऊपर है। बैरिस्टर साहब उस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर फाइनेंसिंग का मसला नहीं था या ऑपरेशन जो गजब लिल हक चल रहा है वो नहीं था, ये सारा कुछ भी उस वक्त प्रोवाइडेड कि वो चीजें जो है मौजूद थी। मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूं अमजद साहब, ये जो बात है राशनिंग एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि प्राइसेस बढ़ा दी जाए। आपको लगता है गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो राशनिंग कर सकती है? क्योंकि श्रीलंका ने किया, दूसरे दीगर ममालिक ने किया है राशनिंग वाला मामला, फिर कुछ सब्सिडी की भी बात की जा रही थी, जो गरीब तबका है मोटरसाइकिल के लिए, रिक्शे के लिए, उनको भी सब्सिडाइज किया। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या दूसरी सूरत यह है कि प्राइस बढ़ा दी जाए? प्राइस तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फिर अब अगर जाएगी तो बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो जाएगा।
यकीनन देखिए इस वक्त जो कीमत जहाँ पे है ये ऑलरेडी नाकाबिले बर्दाश्त आम आदमी की पहुंच से आप ये कह सकते हैं उसके लिए बड़ा बहुत मुश्किल है उसके लिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक देखिए अभी बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे थे मज़दूर के हवाले से, गरीब के हवाले से, वो बहुत सारा वो कोई ऐसा काम नहीं है जो वर्क फ्राम होना आप कीजिए, आप मज़दूर को कहा जाए आप वर्क फ्राम होम करें तो वो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कोई भी ना। लेकिन वो तो सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह ये वो सारी चीज़ें खुली हैं, वो तो सरकारी मुलाजमिन के लिए था और सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए किया गया था। अच्छा, दूसरी बात है राशनिंग की। राशनिंग कैसे की जा सकती है इस वक्त? वैसे मैं आपको बताऊं आज की डेट में पाकिस्तान को जो अब उसके पास स्टोरेज है उसका कोई मसला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज एक और अच्छी खबर ये है कि रशिया ने पाकिस्तान को ऑफर किया है कि आप हमसे अगर आप फैसला कर लें तो हम आपको लो प्राइस, उन्होंने कहा कि हम आपको सस्ता तेल देने के लिए तैयार हैं। अब ये पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला करना है कि अब वैसे तो अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां खत्म की हुई हैं ना इस वक्त, अप्रैल तक की हुई है, तो लेने के लिए अगर अच्छा उसमें रिफाइनरी का मामला आ जाता है, लेकिन वहाँ से रिफाइंड तेल आप फिनिश प्रोडक्ट जिनको आप पेट्रोल और डीजल मंगवा सकते हैं, ये एक ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ पे भी मंगवाते हैं, सारा तेल पाकिस्तान में रिफाइन नहीं होता, पाकिस्तान पेट्रोल भी मंगवाता है, डीजल भी मंगवाता है, एलएनजी आती है पाकिस्तान में सारी, इस तरह की आप डिपेंड करता है ना प्राइस के हिसाब से। जी बिल्कुल, उसके मुताबिक आप वहाँ से अगर रशिया हमें सस्ता तेल देता है तो हम लेके, ये जो हम बात कर रहे हैं राशनिंग वगैरह की, राशनिंग बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकती, इसमें लोगों के लिए ये हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ज़रूर आती हैं इस तरह की। लेकिन ये उस वक्त होता है कि जब आपके पास बहुत शार्टेज हो गई है। पाकिस्तान के पास आज के दिन तक कोई शार्टेज नहीं है, और नेक्स्ट जो वो है, और बल्कि वो आज वजीर खजाना ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अप्रैल तक का हमारे पास अरेंजमेंट हमने कर लिए हुए हैं कि कोई स्टोरेज का कोई मसला नहीं है, कोई हमारे पास सप्लाई का कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है मसला तो फिर वो राशनिंग क्यों करेंगे? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये अभी जो चूँकि हम बात कर रहे थे ऑपरेशन गज़ब-उल हक के हवाले से, मैं सिर्फ दो फिक्रे उस पर कहना चाहूँगा। देखिए, मामला ये है कि अभी एक चीज़ बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जी क्या जो इस वक्त तालिबान रजीम है वहाँ पे, उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो टीटीपी को या दीगर दहशतगर्द तंजीमों को वहाँ पे, तो फिर पाकिस्तान ने उसको ऑफर करता है, हमें असिस्ट करना देना। यही बात है, मैं आपसे यही बात करने लगा था कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान के ऑपरेशन जो ज़रब-ए-लिल हक है, गज़ब-उल हक है, सॉरी, ऑपरेशन गज़ब-उल हक के जरिए हमने वहाँ पे जितना अमेरिकी असला वहाँ पे रखा हुआ था वो हमने ख़त्म कर दिया, वहाँ से जो ठिकाने थे उनके वो ख़त्म कर दिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बग्राम एयरबेस जिसका ट्रंप साहब ख्वाहिशमंद थे वापस लेने के, वो हमने तबाह कर दिया। वहाँ पे जो कुछ पड़ा हुआ था सब कुछ हमारा पूरा एक ऑपरेशन हुआ वहाँ पे कर दिया। तो ये अभी मुज़ाकरात हो जाएंगे, इस पर लाजिम बात है कहीं ना कहीं। और एक चीज़ और इसमें गौर कीजिएगा, वो ये है कि जो वहाँ पर एक फ्रंट है जो नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट है गालबन एनआरएफ उनका, वो बड़ा इस वक्त एक्टिव हुआ है वहाँ पे, वो बड़ी तेज़ी के साथ वो शुमाली इत्तेहाद के साथ मिल के सारे वो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये चीज़ें हैं, जो जो ये कमज़ोर होता जाएगा तालिबान रजीम, वहाँ पे हो सकता है कि वो आते जाएंगे और वो इस वक्त बहुत से इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ राब्ते में आए। मैं चाहूंगा कि बस मैं प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप किया जाए। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट बात मैंने कल भी कही थी, ये जो ऑप्शंस की बात जब हम करते हैं तो हमें ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर रूस ने हमें ये ऑफर दी है तो फौरी तौर पे हमें इस ऑफर को ना सिर्फ कबूल करना चाहिए, हमारा डेलीगेशन जाना चाहिए और हमें वहां से प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज प्रोक्योर कर लेंगे तो हो सकता है कि वो हमें आने वाले वक्त में फ़ायदा दे। दूसरी जो बात है, इसी तरह से बहुत सी, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी मैं ये बात दोबारा इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी लाइबिलिटीज़ को शेड करना चाहिए। अगर कतर मुआहदे ख़त्म कर सकता है इन जंगी हालात में, तो पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जंगी उसमें है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक भी चल रहा है और इस वक्त पाकिस्तान जो है जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान को ये जो IPPs के मुआहदे हैं इनको ख़त्म करके इनको कम से कम इन टर्म्स पे ले आना चाहिए कि जो भी बिजली इनसे ली जाएगी उसकी प्राइसेस इनको दी जाएंगी। ये जो हमें सर्कुलर डेट फेस करना पड़ता है या दूसरे मामलात हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है हुकूमत के लिए कि वो इसमें अवाम की रिलीफ के लिए ये उनसे मुआहदे, तमाम तरह के मुआहदे ख़त्म करके नए सिरे से ये मुआहदा कर सकती है। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ये करना चाहती है नहीं चाहती। कल हमारे साथ फारूकी साहब मौजूद थे तो वो कह रहे थे कि जब वेस्टेड इंटरेस्ट हो तो फिर ये मुश्किल होता है। मैं नहीं समझता कि अगर हुकूमत का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए।
हुकूमत को आम आदमी के लिए सोचना चाहिए। और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास इसके अलावा भी दीगर ऑप्शंस, गवर्नमेंट का काम ही ये है कि वो एक्सप्लोर करे, बजाय प्राइसेस बढ़ाकर। ये ईजी तरीन रास्ता है जो मुझे भी अगर हुकूमत दी जाएगी तो मैं भी यही करूँगा। तो जो हुकूमतें हैं उनको ये नहीं करना होता जो आम आदमी सोच रहा होता है। बेस्ट वे ये है कि मैक्सिमम जो है ना वो चीज़ें एक्सप्लोर करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।